वंदे मातरम। पार्ट 2 में ह्यूमन एनाटॉमी में हमने पढ़ा सेल्स के बारे में, टिश्यू के बारे में, ऑर्गन्स के, फिर ऑर्गन सिस्टम के बारे में, फिर थोड़े की पॉइंट्स जाने कि हेल्पिंग ऑर्गन्स कौन से होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जैसे लंग्स होते हैं हेल्पिंग ऑर्गन्स, ऐसे हमने जाने। आज जो अपना टॉपिक चलेगा वो है मेटाबॉलिज्म एंड होम्योस्टेसिस का। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सबसे पहले एक वर्ड आता है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म इज ए कलेक्टिव नाउन। एक कलेक्टिव नाउन है। इसमें क्या इंसिस्ट करता है, क्या कंसिस्ट करता है, वो चीजें हैं। इट इज ऑल ऑफ द केमिकल रिएक्शंस एंड फिजिकल प्रोसेस दैट टेक प्लेस विद इन द बॉडी। जो अपने शरीर में, जो मानव शरीर में जितने भी केमिकल प्रोसेस होते हैं और फिजिकल प्रोसेस का जो एक कॉम्बिनेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। तो जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल कंपोजिशंस की बात की थी, तो हमने केमिकल्स में पढ़ा था कल केमिकल्स क्या होते हैं। तो इसमें मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म एक कलेक्टिव नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन, इट ऑल द केमिकल रिएक्शन एंड द फिजिकल प्रोसेस दैट टेक्स आवर बॉडी विद इन द बॉडी। ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म इंक्लूड्स ग्रोइंग, रेस्पिरेटिंग, रिएक्टिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग में। इनमें ये नाम आया है कि मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म की हम ये भी पूछेंगे भाई इसका शरीर में क्या कार्य होता है? मेटाबॉलिज्म का क्या कार्य होता है? तो मेटाबॉलिज्म का क्या कार्य होता है? शरीर का ग्रो करना, दूसरा रिपेयर करने का, तीसरा रिएक्टिंग, रिएक्ट अपना शरीर कैसे रिएक्ट करता है केमिकल कंपोजिशंस के साथ में, और चौथा रिप्रोडक्शन का। ये काम होता है मेटाबॉलिज्म का। अब क्या लिखा है? अगला पॉइंट क्या आया है? ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, द पंपिंग ऑफ द हार्ट, द डाइजेशन ऑफ द फूड इन द स्टमक, द डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इन द लंग्स एंड टिश्यू। हमने पढ़ा था। तो गैस का डिफ्यूज होता है वो किस में होता है? लंग्स की हेल्प से, टिश्यू के अंदर भी होता है। तो मैं जस्ट स्पेशली इस पॉइंट पे हाईलाइट करके ये बताया हूँ, जरूर नहीं गैस का डिफ्यूजन लंग्स में, टिश्यू में भी होता है, फिजिकल टिश्यू में। ठीक है। तो क्या वर्ड आया अगला? एंड द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन ईच सेल ऑफ द बॉडी आर जस्ट ए फ्यू ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब ऑल द सब कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या गया है, क्या पॉइंट आता है? हृदय का पंप होना, ये फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन केमिकली क्या था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाना। दूसरा क्या था? डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पचना डाइजेस्टिव सिस्टम में। और तीसरा क्या है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन द लंग्स एंड टिश्यूज एंड द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का उत्पादन करना। ये काम होता है मेटाबॉलिज्म। अब इसके बारे में एक पॉइंट और भी जानेंगे भाई, जिसका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो उसका अच्छा क्या होता है, स्लो का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का रोल। अब हमने मेटाबॉलिज्म के बारे में एक चीज तो जान लिया कि इट्स ऑल द केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। ठीक है। अगला पॉइंट क्या आता है? अगला पॉइंट आता है मेटाबॉलिज्म कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। मेटाबॉलिज्म एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है चेंज, जिसका मीनिंग होता है चेंज यानी कि बदलाव। केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस के बाद में शरीर में जो बदलाव आता है उसको ही मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। और ये एक टाइप का ग्रीक वर्ड है। इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें हमारा क्या है? खाने का पाचन होना। ठीक है। दूसरा हार्ट का पंपिंग होना। केमिकल एंड फिजिकल रिएक्शंस दोनों क्या साइमल्टेनियसली चलती है। अब मेटाबॉलिज्म मींस क्या होता है? चेंज, चेंज यानी कि बदलाव। अगला वर्ड क्या आता है? एंड द बॉडी इज ऑलवेज चेंजिंग इन विजिबल वेज। जैसे विजिबल वेज में अपनी बॉडी भी अपनी होती है, वो अपने बॉडी अपने आप में खुद में भी चेंज करती है विजिबल वेज की तरह से। विजिबल वेज की बात करें तो विजिबल वे, अगर इससे क्या टोन आई है, इससे टोन क्या आती है? वो टोन आती है वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, चलते चलते हम बैठ जाते हैं। ठीक है। माइक्रोस्कोपिक वेज दूसरा आता है माइक्रोस्कोपिक वेज, सेल्स डिवाइडिंग इन द स्किन टू प्रोड्यूस न्यू एब्डोमिनल्स। या कहने का मतलब क्या है? माइक्रोस्कोपिक वे होती है, एक होती है विजिबल वे होती है। कुछ इसके वे हैं मेटाबॉलिज्म में, चेंज किस किस से आते हैं। तो हमने सबसे पहले जाना विजिबल वे, दूसरा आता है माइक्रोस्कोपिक वे। अब माइक्रोस्कोपिक की वजह से हम क्या देखते हैं कि जो अपनी कोशिका है सेल्स वो डिवाइड होती है, डिवाइडिंग इनटू द स्किन, जो कि स्किन में, स्किन बोले तो त्वचा, उसमें डिवाइड होती है एंड प्रोड्यूस क्या करती है? न्यू क्या करती है? एपिडर्म्स या एपिमिनरल्स, जिसमें बोला एपिमिनरल्स यानी कि एपिडर्म्स। एपिडर्म्स यानी कि जो स्किन का डर्मेटाइटिस, एपिडर्मिस, ये स्किन के टाइप्स होते हैं, सब टाइप्स होते हैं। तो एपिडर्म्स में न्यू स्किन किस में करती है? एपिडर्मिस में चेंज होती है।
अगला पॉइंट क्या है, सब माइक्रोस्कोपिक वे या मोलिकुलर वे बोलता है जिसको आरएनए एंड एंजाइम्स के कंस्ट्रक्टिंग न्यू प्रोटीन होता है इसका कार्य। आरएनए यानी कि आरएनए वर्ड हो गया, एक हो गया एंजाइम्स हो गया। अब कंस्ट्रक्टिंग न्यू क्या होता है, प्रोटीन्स का, ठीक है, एक कार्य ये होता है। इस वे को क्या बोलते हैं, इस कार्य को क्या बोलते हैं, सब माइक्रोस्कोपिक या फिर मोलिकुलर। तो कितने वे पढ़े अभी तक, 3, विजिबल, दूसरा माइक्रोस्कोपिक, तीसरा सब माइक्रोस्कोपिक या फिर मोलिकुलर वे, ठीक है। अच्छा, एक इसमें की पॉइंट आता है, ए रिलेटेड कंसेप्ट मेटाबॉलिज्म रेट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड टू मीन द स्पीड एट विच बॉडी प्रोड्यूस एनर्जी एंड द हीट। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या था, बॉडी कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, क्या है उसके, और कितना हीट प्रोड्यूस कर रही है। और पुट अनदर वे, एनर्जी प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ टाइम सच एज 24 आवर्स। मेटाबॉलिज्म रेट देयर इज वन एस्पेक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। अगर 24 घंटे में शरीर ने जितना किया तो उसका मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उसका एस्पेक्ट का एक रेशियो होता है, 1 एस्पेक्ट माना जाता है, ठीक है। अब अच्छा, एक डायग्राम की हेल्प से भी समझाते हैं, अगर हम इसको प्रैक्टिकल कराएंगे तब बताएंगे। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मस्कुलर सिस्टम होता है, स्केलेटन सिस्टम होता है, इंटीग्यूमेटरी सिस्टम होता है और नर्वस सिस्टम होता है। अब सारे सिस्टम मिलके, सारे जो अपने तंत्र होते हैं वो मिलके ही मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि कंप्लीट ही तो एक ऑर्गेनिज्म के या एक जीव के या ऑर्गन्स के अंदर स्टडी कर रहे हैं हम। अब ऑर्गन सिस्टम में हमने क्या जाना अभी मेटाबॉलिज्म। उसके बाद में कुछ पॉइंट आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, यूरिनरी सिस्टम के, एंडोक्राइन सिस्टम के, डाइजेस्टिव सिस्टम के और लिम्फेटिक सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये मैंने कल बताए थे। इनके हेल्पिंग ऑर्गन्स कौन से होते हैं, क्या इनका कार्य होता है, बताए थे मैंने। आज इसके बाद में हम क्या पढ़ते हैं, होम्योस्टेटिस में। होम्योस्टेटिस क्या होता है, ए पर्सन हु इज गुड हेल्थ बट मे बी सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ होम्योस्टेटिस। अगर किसी मानव की संरचना या मानव शरीर बिल्कुल स्वस्थ है और फिर भी वो हम उसको बोलते हैं कि स्टेट ऑफ होम्योस्टेटिस की है, ठीक है। तो होम्योस्टेटिस की केस में क्या होता है, उस केस में होम्योस्टेटिस रिफ्लेक्ट द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन ए रिलेटिवली स्टेबल मेटाबॉलिज्म एंड फंक्शन नॉर्मली डिस्पाइट मेनी कांस्टेंट चेंज। तो होम्योस्टेटिस की कंडीशन में क्या होता है कि अपना फंक्शन, बॉडी का फंक्शन नॉर्मली कांस्टेंट रूप से काम करता है, बिल्कुल क्या करता है, कांस्टेंट काम करता है। कांस्टेंट यानी कि उसके मेटाबॉलिज्म में कोई चेंज नहीं होता। The change that are part of normal metabolism may be internal और external। अगर उसमें may be change होता है तो मेटाबॉलिज्म में, तो 2 टाइप से होता है, एक इंटरनली, एक एक्सटर्नली। एंड द बॉडी मस्ट रिस्पॉन्ड बेटर, और शरीर क्या करता है, अच्छा कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ईटिंग। जब मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, उस एग्जांपल से समझना होम्योस्टेटिक्स की कंडीशन क्या होती है। ईटिंग ब्रेकफास्ट फॉर एग्जांपल brings about an internal change। वो हम क्या करते हैं, इंटरनल चेंज करते हैं। सडनली देयर इज ए फूड इन द स्टमक, अचानक से पेट में जाता है, एक भोजन जाता है। एंड समथिंग मस्ट बी डन विद इट, और कुछ होता है, वो क्या होता है, केमिकल चेंज भोजन के साथ में। व्हाट हैपेंस, तो क्या होता है, द फूड इज डाइजेस्टेड एंड ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल केमिकल्स। क्या होता है, सेल के साथ मिलके खाना डाइजेस्टेड होना स्टार्ट होता है, छोटे छोटे रूप में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है डाइजेशन के लिए। और क्या करता है, सिंपल केमिकल्स दैट बॉडी कैन यूज, और वो केमिकल्स बॉडी किसमें करती है, यूज करती है फॉर एनर्जी, फॉर न्यूट्रिशन। अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग ऑर्गन्स उसको निकालते हैं, यानी कि डाइजेस्टिव जूस बोल सकते हैं उसको, ठीक है। अगला पॉइंट क्या आता है, अच्छा सॉरी, अगला पॉइंट इसमें क्या आता है, down into chemical change, the protein in a hard boiled egg is digested into amino acid। हम सेकंड एग्जांपल में क्या करते हैं, एक प्रोटीन होता है, एक हार्ड सेल एग की अगर प्रोटीन की बात करते हैं, तो जो वो प्रोटीन डाइजेस्ट होता है तो किस में होता है, अमीनो एसिड्स में। क्योंकि अमीनो एसिड क्या है, घटक है जिससे क्या होता है, टिश्यू रिपेयर होता है, टिश्यू को स्ट्रेंथ देता है, और टिश्यू मिलके क्या, द ग्रुप ऑफ टिश्यू मेक्स ए ऑर्गन, और द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मेक ए ऑर्गन सिस्टम। और हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम पढ़ रहे हैं, गॉट इट। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट क्या आता है, केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड देयर अमीनो एसिड कैन देन बी यूज्ड बाय द सेल्स ऑफ द बॉडी टू प्रोड्यूस देयर ओन स्पेशलाइज्ड प्रोटीन। हमने अंडा खाता है, हार्ड सेल एग यूज किया, उसके प्रोटीन को हमने ब्रेक डाउन किया, डाइजेस्ट किया, तो उसने क्या बना, अमीनो एसिड। और वो अमीनो एसिड शरीर में क्या करता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मसल का काम करता है, शरीर बनाने का काम करता है, मांसपेशियों को रीअपियर का काम करता है,
रीअपियर यानी कि रिपेयर का काम करता है, और दूसरा काम क्या करता है, उस अमीनो एसिड से मिलके शरीर उस अमीनो एसिड को स्प्लिट करके डिवाइड कर बहुत सारे प्रोटीन्स बनाता है अलग अलग। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल एक्सटर्नल चेंज का। अभी हमने इंटरनल चेंज का एग्जाम पढ़ा, एक्सटर्नल चेंज में क्या पढ़ते हैं, एग्जांपल पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पे बेस्ड एग्जांपल है। जैसे ऑन ए हॉट डे द बॉडी टेम्परेचर वुड बी टेंड टू राइज। हॉट डे यानी कि समर डे, यानी कि गर्मियों में गर्म दिवस पे या गर्म दिन या गर्म तापमान पर अपना शरीर क्या करता है, टेंड टू राइज करता है, अपना शरीर का टेम्परेचर क्या होता है, राइज बढ़ता है। However, body temperature must be kept within the normal range of 97 degree to 99 degree Fahrenheit। नॉर्मल रेंज होती है, इसको क्या बोल सकते हैं, 36 डिग्री टू 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर की जो मेजरिंग यूनिट होती है वो होती है उसकी फारेनहाइट। एसआई में एक केल्विन यूनिट होती है जिसको बोलते हैं सेल्सियस में। तो ये यूनिट्स हैं 97 डिग्री फारेनहाइट या फिर 36 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इन ऑर्डर टू सपोर्ट नॉर्मल फंक्शनिंग। ठीक है, व्हाट हैपेंस, तो क्या होता है, जैसे जैसे तापमान, ये एक्सटर्नल चेंज यानी कि बाहरी है, बाहरी चेंज होते हैं। ये भी हीट का प्रोड्यूस करना, एनर्जी का प्रोड्यूस करना किस में पढ़ रहे हैं, मेटाबॉलिज्म में पढ़ रहे हैं। अभी होमोस्टैटिक्स में क्या है, उसकी क्लासिफिकेशंस है। अगला पॉइंट क्या आता है, ऑन द बॉडी रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल टेम्परेचर राइज इन द इंक्रीजिंग स्वेटिंग सो that excess body can heat lost by the absorption of sweat and the surface of the skin। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो पसीने भी आते हैं, और पसीने भी एब्जॉर्ब होते हैं, किसके रूप में होते हैं, सरफेस ऑफ द स्किन। स्किन क्या करती है, उसको अब्जॉर्ब, सरफेस ऑफ द स्किन से वाटर का अब्जॉर्ब होकर क्या बनता है, स्वीट, पसीने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या करते हैं, हाँ, दिस रेस्पॉन्स अवेयर में ब्रिंग अबाउट ए अंडरस्टैंडेबल इंटरनल चेंज, डिहाइड्रेशन। इंटरनल में तो क्या हो गया, डिहाइड्रेशन। अगर हम तीसरे एग्जांपल में बात कर रहे हैं, अगर कोई कंडीशन आती है डिहाइड्रेशन, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बॉडी वाटर डिक्रीज, वी फील द सेंसेशन ऑफ थर्स्ट, तो हमें प्यास महसूस होती है, एंड ड्रिंक फ्लूइड्स टू रिप्लेस वाटर लॉस्ट इन द स्वेटिंग। जो हमने पसीने निकाले हैं ना टेम्परेचर से, उसमें हम क्या करते हैं, वाटर रिप्लेस करते हैं, क्या पी के, पानी या फ्लूइड्स पी के। तो वो क्या होता है, उस कंडीशन में सारी डिहाइड्रेशन हो जाता है, प्यास बढ़ जाती है, थर्स्ट यानी कि प्यास बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ओके, नोटिस दैट व्हेन सर्टेन बॉडी रिस्पॉन्सेस अकर दे रिवाइज द इवेंट ऑफ द ट्रिगर्ड देम इन द प्रोसीडिंग एग्जांपल ऑफ राइजिंग बॉडी टेम्परेचर स्टिमुलेट्स इंक्रीजिंग स्वेटिंग व्हिच लोअर्स बॉडी टेम्परेचर which in turn decreasing sweat। अगर हमारा क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने पे तो स्वेटिंग निकली, अगर बॉडी टेम्परेचर घटाते हैं तो स्वेटिंग भी हट जाएगी। इसमें क्या बताए, चेंजेस बताए हैं, केमिकल रिएक्शंस के चेंज शरीर में जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं वो चेंज है। टेम्परेचर बढ़ाया तो चेंज अलग बने, भाई पानी की थ्रस्ट लगी, फ्लूइड बैलेंस किया, अब अगर गर्मी है तो उसका अलग हुआ, सर्दी हुआ तो उसका अलग हुआ, केमिकल चेंज फिजिकल के साथ, ये क्या है, होम्योस्टैटिक्स। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, यू बी वंडरिंग इफ देयर इज सच इन द पॉजिटिव फीडबैक ऑफ द मैकेनिज्म। अब इस मैकेनिज्म का पॉजिटिव फीडबैक भी देखने को मिल रहा है अपने को। अब वो पॉजिटिव फीडबैक क्या है उसके बारे में बताता हूँ। ए गुड एग्जाम्पल इन चाइल्ड बर्थ इन विच द सीक्वेंस ऑफ इवेंट सिंपली स्टेटेड इट फॉलोज, स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिट्राइन कर्विक्स stimulates secretion of the hormone oxytocin, हैप्पी हार्मोन। चाइल्ड बर्थ के दौरान मैं बता रहा हूँ, जब स्ट्रेचिंग करते हैं यूट्रस कर्विक्स पे तो वहां पे क्या होता है, क्या होता है, तो स्टिमुलेशन होता है। किसका होता है स्टिमुलेशन, ऑक्सीटोसिन। अरे महिलाएं जब बच्चे को जन्म देती है, जब कर्विक्स से यूट्रस से हम बच्चे को खींचते हैं, स्ट्रेचिंग होती है, उस टाइम भी पेन बहुत होता है, लेकिन एक माँ को खुशी के हार्मोन भी मिलते हैं कि हाँ मुझे बच्चा हुआ, मैं माँ बनी हूँ। तो माँ की जो ममता होती है ना, उस ममता को किससे डिनोट करें, ऑक्सीटोसिन से। आया समझ में, वो भी क्या होता है, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज किया हमने, और क्या हुआ शरीर में, केमिकल चेंज। गॉट इट, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। एंड द ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, एंड ऑक्सीटोसिन एंड हैंस मोर कॉन्ट्राडिक्शन, the mechanism stops with the delivery of the baby and the placenta. This is the break
एंड द इंटरप्रेटिंग इवेंट। ये तो पॉजिटिव फीडबैक हमने बताया है इसके बारे में। नेगेटिव फीडबैक की बात भी करते हैं तो नेगेटिव फीडबैक भी मिलते हैं। अब जैसे मैं कुछ बात बता रहा हूँ वो देखना आप, वो बात है जैसे फॉर एग्जाम्पल हम वी आर टॉकिंग अबाउट थायराइड ग्लैंड की, अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं तो उसमें चीज क्या होती है, सेल्स डिक्रीज एनर्जी प्रोडक्शन। तो कोशिकाएं करते हैं एनर्जी की प्रोडक्शन में डिक्रीज कर देती है, और अगर एनर्जी की प्रोडक्शन डिक्रीज तो मेटाबॉलिज्म भी क्या हो गया, डिक्रीज। मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो गया तो क्या हो गया, स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड, तो उस पर थायराइड ग्लैंड क्या हो गया, स्टिमुलेट हो गया, और क्या क्या बढ़ गया, थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ गया, और उसको क्या बन गई, थायराइड। तो किसका रोल था, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और थायराइड में थायरोक्सिन इंक्रीज होते क्या हो गया, सेल्स इंक्रीज एनर्जी प्रोडक्शन। देखो सेल्स डिक्रीज थी प्रोडक्शन की, फिर क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हुआ, फिर स्टिमुलेशन किस पे हुआ, थायराइड ग्लैंड पे, फिर क्या हुआ, थायराइड इंक्रीज हुआ, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन इंक्रीज हुआ, और सेल्स एनर्जी की प्रोडक्शन दोबारा हो गई, और उससे क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म फिर से बढ़ गया थायरोक्सिन लेने की वजह से, और कोई उसके बाद में थायराइड पे नो मोर स्टिमुलेशन, कोई स्टिमुलाइजेशन नहीं हुआ, और थायराइड डिक्रीज हो गया। ये क्या था, थायराइड की अगर बीमारी होती है उस कंडीशन में क्या होता है, सेल्स का डिक्रीज हो जाना एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, फिर मेटाबॉलिज्म, अगर मेटाबॉलिज्म को हमने इंक्रीज रखा तो ये हार्मोन से थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट नहीं पड़ता। नंबर बी, हम सेकंड एग्जांपल में अगर बात करते हैं, अगर कोई बैक्टीरिया है और ब्रेन पे हिप्पोथैलेमस है, तो इसमें क्या है, हीट गेन मैकेनिज्म, ठीक है, सेल्स इंक्रीज हीट प्रोडक्शन, फिर क्या हो जाता है, फीवर आ जाता है, हीट प्रोडक्शन होता है, फीवर से क्या होता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है, और मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होते हैं, सेल्स इंक्रीज हो जाती है, और क्या हो जाती है, व्हाइट ब्लड सेल्स पे ट्रिगर हो जाता है, और क्या हो जाता है, इनहिबिट्स हो जाती है, फीवर उतर जाता है। ऑटो सर्टेनिंग हम प्रोसेस बता रहे हैं, अपनी बॉडी का आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, ठीक है। अब अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, द रिजल्ट ऑफ ऑल अबव, जो मैंने बताया मैकेनिज्म वर्किंग टुगेदर, इज दैट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बॉडी फंक्शनिंग, दैट इज मेटाबॉलिज्म एंड केप्ट विद नॉर्मल लिमिट्स, स्टेडी स्टेट और इक्विलिब्रियम। या तो स्टेडी रहे, ये स्टेट में रहे, या इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, संतुलित, इक्वेशन बैलेंस करना। दिस इज होम्योस्टैटिस। अपना मेटाबॉलिज्म है, उसको हमको मेंटेन करना इक्विलिब्रियम में, स्टेट में, या फिर उसको स्टेबल रखना, क्या होता है, होम्योस्टैटिस। इन द चैप्टर टू कम यू विल फाइंड मेनी मोर एग्जांपल ऑफ होम्योस्टैटिस। इसके बारे में आप पढ़ना अपनी किताबों से भी, होम्योस्टैटिस की काफी एग्जांपल्स हैं। क्लास की अवधि बड़ी होने के कारण ज्यादा एग्जांपल्स नहीं बता पाएंगे। As you continue to study human body, kept in mind that proper functioning of each organ and organ system contributes the homeostasis। शरीर के सारे बॉडी पार्ट्स का, और जिसमें ऑर्गन्स आते हैं, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम का अच्छे से सुचारू रूप से काम करने का जो कंट्रीब्यूट्स होता है होम्योस्टैटिस में, इसकी अध्ययन होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, कीप इन माइंड दैट वी कॉल नॉर्मल वैल्यूज ऑफ मेटाबॉलिज्म आर ऑफन रेंजेस नॉट सिंगुलर नंबर, ठीक है। रिकॉल दैट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को रिकॉल हमेशा रखिए, नॉर्मल पल्स रेट होती है। अनदर एग्जांपल, जिसकी 60 to 80 बीट्स पर मिनट होती है, वो नॉर्मल होती है। रेस्पिरेशन रेट होता है 12 to 20 ब्रेथ पर मिनट। पल्स रेट क्या होती है, 60 से 80, और रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेशन यानी रेट 12 से 20 ब्रीथ्स पर मिनट। वेरिएशन विद इन द नॉर्मल रेंज एज ए पार्ट ऑफ नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, और वेरिएशन होता है नॉर्मल रेंज का, इससे पार्ट्स ऑफ होता है मेटाबॉलिज्म का। अच्छा, उसके बाद में एक पॉइंट मैं क्लियर करा रहा हूं, वो क्या आता है, टर्मिनोलॉजी एंड जनरल प्लेन ऑफ द बॉडी। अब इसके बारे में जानते हैं। As part of your course anatomy and the physiology, you will learn many new words of terms। टर्मिनोलॉजी में क्या है, एनाटॉमी में क्या बताया गया है, फिजियोलॉजी में क्या, उसकी टर्म्स की डेफिनेशंस होती है। At times you will feel that learning a second language, देखो मेडिकल लैंग्वेज अलग होती है, तो टर्मिनोलॉजी इज ए लैंग्वेज, ठीक है। इस टर्म हैज ए प्रीशियस मीनिंग, हर टर्म का एक अलग मतलब होता है टर्मिनोलॉजी में, ठीक है। Which is understood by everyone else who is learned the language, वो किसी को सामान्य रूप से समझ में जो पढ़ता है उसको आती है। For example, हम बात करते हैं, you will find that their own becomes second nature of you। The terminology presented in the chapter will be the
text in the discussion of the organ system, this will help to the reinforce of the meanings of those terms. इसमें यही बोला गया टर्मिनोलॉजी सीखने के लिए जो आपकी किताब में जो टर्म्स दी गई उसके ऊपर पढ़े। और इसमें किस में आती है टर्मिनोलॉजी? टर्मिनोलॉजी को पहले टर्मिनोलॉजी पढ़ना है, फिर अपना वर्ड था जर्नल प्लेन ऑफ द बॉडी, फिर जर्नल प्लेन में बॉडी पार्ट्स एंड एरिया के बारे में जानेंगे, वो हम कल की क्लास में कराएंगे। उससे पहले आज अपना मेटाबॉलिज्म होम्योस्टेसिस पढ़ा है। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेरी मिलती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी जरूर डालें, उसका हम जरूर सॉल्यूशन निकालेंगे। अब कुछ क्या है, हम एक वर्ड थोड़ा पढ़ लेते हैं लास्ट में कल की क्लास से पहले। डेस्परेटिव टर्म्स फॉर बॉडी पार्ट्स एंड एरियाज। तो डेस्परेटिव टर्म्स क्या आती है टर्मिनोलॉजी में? जैसे बात करते हैं एंटीब्रेचियल, तो एंटीब्रेचियल यानी कि एंटीब्रेचियल जो टर्म है उसकी डेफिनेशन क्या आती है टर्मिनोलॉजी, यानी कि एंटीब्रेचियल का मीनिंग क्या होता है टर्मिनोलॉजी में? इसका मतलब होता है फोर आर्म्स। फोर आर्म्स को क्या बोलते हैं? एंटीब्रेचियल। ये क्या आती है अपनी बाइसेप की ब्रेची, और एंटीब्रेचियल फोरेम्स। ओके गॉट इट। अगला पॉइंट है वो होता है एंटीक्यूबिचियल, उसमें आता है फ्रंट ऑफ द एल्बो, एल्बो का फ्रंट। ये तो फोर आर्म्स हो गई, ये फ्रंट ऑफ द एल्बो, ठीक है। एक आ गया एक्सिलरी वर्ड जिससे में आती है आर्मपिट। आर्मपिट क्या होती है? ठीक है। अगला आता है ब्रैचियल यानी कि अपर आर्म, ठीक है। अगला आता है बुक्कल, ओरली इसको क्या होता है? बुक्कल यानी कि माउथ, बुक्कल बोलते हैं अपने देसी भाषा में, बुक्कल यानी कि माउथ। एक आता है कार्डियक यानी कि हार्ट। फिर आता है सर्वाइकल जिसमें नेक आती है। फिर आता है क्रेनियल जिसमें हेड आता है। उसमें आते हैं कुटेनियस जिसमें स्किन आती है, इसको स्टेनियस भी बोलते हैं, कुटेनियस भी बोलते हैं। फिर आता है डेल्टोइड, डेल्टोइड जिसमें शोल्डर आता है, शोल्डर का बॉडी पार्ट होता है डेल्टोइड। फिर ट्रैप्स, फिर फोरम, बहुत सारे आते हैं। तो डेल्टोइड पढ़ ले, उसके बाद आते हैं फिरोमल, फीमोरल। फीमोरल में क्या आती है? अपना थाई आता है, फीमर बोन आ गया। फिर आता है फ्रंटल, फ्रंटल में क्या आता है? फोरहेड आता है। फिर आता है गैस्ट्रिक जिसमें स्टमक आता है। फिर आता है ग्लूटियल जिसमें बटक्स आता है यानी कि अपने बट्स आते हैं, ग्लूट मसल। उसके बाद है हैप्टिक, हैप्टिक में लीवर आता है। फिर आता है इलैक जिसमें हिप आता है। फिर आता है इनलैंग्वेज जिसमें ग्रोन एरिया आता है, इनलैंग्वेज यानी कि हेल्पिंग ग्रोन एरिया। फिर आता है लंबर बोन, इसमें स्मॉल ऑफ बैक आती है, स्मॉल ऑफ बैक लंबर। जैसे बैक के तीन पार्ट है ना, सर्वाइकल, हाँ, जिसमें क्या आता है? लूमर आ गई। फिर हो गया मेमोरी जिसमें ब्रेस्ट आती है, ठीक है। ये टर्म्स है किसकी है? डेफिनेशंस की। फिर आती है नेजल जिसमें नोज आ गया। फिर आया ओसिपेटल जिसमें बैक ऑफ द हेड। फिर आ गया ऑर्बिटल जिसमें आई आ गई। फिर पार्शियल जिसमें क्राउन ऑफ द हेड आ गया। फिर होते हैं पेटेलर जिसमें नी कैप आ गई। फिर आती है पेडल जिसमें फिट आ गया। फिर आती है पेरनेलियल जिसमें पेल्विक फ्लोर आ गया। फिर आती है प्लांटर जिसमें सोल ऑफ द फिट आ गया यानी कि पैर का पंजे का तलवा, ठीक है। फिर अपना आ गया पोपलैटियल जिसमें बैक ऑफ नी आ गई, पीछे की घुटने का भाग का पीछे का, इसको क्या बोलते हैं? पोपलैटियल। फिर आता है पल्मोनरी, ये लंग्स आ गई। रेनल में किडनी आ गई। स्केल में बेस ऑफ द स्पाइन। फिर स्केपुलर में शोल्डर ब्लेड आ गई जो अपने जोड़ के रखती है, शोल्डर ब्लेड। फिर आप स्टर्नल में आ गया ब्रेस्ट बोन, जो अपनी छाती की जो हड्डियां होती है मांसपेशियों से, ब्रेस्ट बोन, रिब्स। फिर अपना आ गया टेम्पोरल में साइड ऑफ हेड, हेड का साइड टेम्पोरियल। फिर हो गया अम्बिलियल में नेवल आ गया, ठीक है। फिर वोलर यानी कि पैल्मर में क्या आ गया? पाम आ गया, इसको वोलर भी बोलते हैं, पैल्मरियल। ये टर्मिनोलॉजी की कुछ डेफिनेशंस है, टर्मिनोलॉजी कुछ वर्ड्स है, इसको कोई जो सीखेगा वही जान सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए कि इसके ग्लूटेस में प्रॉब्लम है, यानी कि इसको ग्लूटेस में प्रॉब्लम है, इसकी ग्लूटियल में प्रॉब्लम, तो किससे? बटन रिलेटेड है। अब उसका पेडल रिलेटेड प्रॉब्लम है कि पेडेटिक प्रॉब्लम है कि पैर में है, इस तरीके से। तो कल की क्लास में हम क्या जानेंगे? आज हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ा, मेटाबॉलिज्म पढ़ा, हमने होम्योस्टेसिस पढ़ा, रेट ऑफ इंक्रीजन, जैसे फॉर एग्जांपल हमने थायराइड ग्लैंड्स के बारे में पढ़े। अब कल की क्लास में पढ़ेंगे हम बॉडी पार्ट्स एंड एरिया, जो किसके अंदर आते हैं? जर्नल प्लेन ऑफ द बॉडी। इसके बारे में हम क्या करेंगे? कल बॉडी पार्ट्स एंड एरिया पढ़ेंगे, लोकेशन पढ़ेंगे, पोजीशन पढ़ेंगे, बॉडी कैविटी पढ़ेंगे एंड कुछ मेम्ब्रेन्स पढ़ेंगे। धन्यवाद।